हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रोप मंत्रा। ग्रोप मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं अपने एक नए सेशन के साथ, एक नई क्लास के साथ। जी हां साथियों, जो हमने अपना सीटेट जुलाई 2023 के लिए अपना तैयारी का क्रम शुरू किया है, सिलसिला शुरू किया है, तो उसी क्रम में आज हमारी क्लास शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी की क्लास 7 होगी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम राइट टू एजुकेशन या RTE के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो RTE एजुकेशन से संबंधित एक एक्ट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अच्छे तरीके से आज के सेशन में हम अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। जी हाँ साथियों, आपसे इससे पहले हमने अपनी 6 क्लासेस को कवर किया है। अगर आपने वो अटेंड नहीं की है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों चलते हैं अपने आज के इस सेशन की ओर बिना किसी देरी के। राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE 2009 एक्ट पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसको हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जानते हैं कि साथियों ये एक्ट क्या है और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं शिक्षा के संबंध में। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो ये कब बनकर लागू हुआ, इस पे जो कब चीजें शुरुआत की गई, तो वो 2009 में की गई। इसलिए ही इस एक्ट को RTE 2009 के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये एक्ट जो है लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को हमारा RTE एक्ट लागू हुआ था, संपूर्ण भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो 1 अप्रैल 2010 को हमारा RTE एक्ट लागू हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और ये तैयार किया गया था 2009 यानी कि 2009 में। इसलिए ही इसको RTE 2009 के एक्ट के माध्यम से या नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इस एक्ट में जो बात की गई है शिक्षा का अधिकार और कैसा बिल्कुल अनिवार्य रूप से हो और निःशुल्क हो, तो ऐसी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ऐसा देश, पहला देश है नॉर्वे। बिल्कुल साथियों, नॉर्वे ऐसा देश है या ऐसा प्रथम देश है जिसने शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है, जो उसको मौलिक या फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया था, तो सर्वप्रथम नॉर्वे के द्वारा किया गया है। और उसी क्रम में अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो भारत का 135वां देश के रूप में नाम जोड़ा जाता है। किसके रूप में? शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाले देश के सूचियों के नाम में। तो जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है, तो वो सबसे पहले देश कौन सा है? नॉर्वे। और भारत का उसमें कौन सा स्थान है? तो 135वां स्थान है। या भारत एक 135वां देश है जिसने शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। RTE के अगर हम एक्ट की बात करें, RTE 2009 एक्ट की बात करें, तो जिसका अपना एक नियमावली है, उसमें कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं तथा एक अनुसूची शामिल की गई है। बिल्कुल साथियों, तो RTE में हमारी कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं तथा एक अनुसूची शामिल की गई है। और इसी के संदर्भ में जो हमारा संविधान का 86वां संशोधन है 2002, 86वां संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत या 21A कह सकते हैं, तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारे RTE एक्ट के तहत जो व्यवस्था की गई शिक्षा के संदर्भ में, उसका जो बारे में चर्चा की गई है हमारे संविधान में, तो वो किस में की गई है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, जो कि हमारे 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से किया गया है। अक्सर इसमें ये वाला बिंदु पूछा भी जाता है। अगला है जिसमें कहा गया है, यानी कि जो अनुच्छेद 21A है उसमें क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं, उन सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराया जाना होगा। तो RTE एक्ट के माध्यम से ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वहीं अगर कोई बच्चा दिव्यांग, विकलांग या डिसेबल है, तो उसके लिए ये 6 से 18 वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया है RTE एक्ट के तहत। लेकिन साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें अब इसको 3 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है।
यानी कि कक्षा 8 के बजाय अब कक्षा 12वीं तक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किया गया है। लेकिन हम आरटी 2009 की बात कर रहे हैं तो यही चर्चा करेंगे। अगर आपको एनईपी 2020 को पढ़ना है, डिटेल में समझना है, तो ये राइट कॉर्नर पे आपके लिंक आ रहा है, इससे जाकर आप उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आरटी एक्ट के अनुसार बात करें तो 6 से 14 वर्ष ही होगा, लेकिन अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो वो 3 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है और बिल्कुल कक्षा 8वीं के बजाय अब वो 12वीं तक कर दिया गया। लेकिन आरटी कक्षा 8वीं तक के लिए इस बात को रिकमेंड करता है। और जानते हैं आरटी का एक एंथम है, यानी कि गान है, जिसमें उसके कुछ शब्द इस प्रकार से हैं। टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। तो आरटी एंथम की ये कुछ पंक्तियां हैं। और जानते हैं साथियों इसमें डिटेल में इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे क्या क्या इन पे चर्चा की गई है कि शिक्षा विभाग के सदस्य एवं कर्मचारी या जो भी टीचर्स हैं, जिस भी एरिया में उनका स्कूल है, जिस स्कूल में उनकी तैनाती है शिक्षकों की आदि की, वो घर घर जाकर वहां के बच्चों को तलाश करेंगे जो स्कूल के लायक हैं, यानी कि उनकी एज स्कूल की दाखिले के लिए हो चुकी है, और तो उनको तलाश करेंगे और उनका स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। इसके अंतर्गत एक शिक्षकों और जो शिक्षण संस्थान है या शिक्षा विभाग से संबंधित लोग हैं उनको इस पर काम करना होगा। साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हैं, यानी कि गरीब वंचित वर्ग हैं, बीपीएल या ईडब्ल्यूएस जिसे आप कहते हैं, उस वर्ग के बालक हैं, उनको अब प्राइवेट स्कूल्स में भी इस एक्ट के माध्यम से 25% सीट आरक्षित होंगी, जिसके लिए सरकार लॉटरी के माध्यम से फॉर्म भरवाती है और उसके बाद लॉटरी के माध्यम से उस बच्चों का निःशुल्क रूप से चयन करती है, जिसका पूरा खर्चा सरकार वहन करती है और बच्चों को उन प्राइवेट या निजी विद्यालयों में भी शिक्षा ग्रहण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है जिनमें वो उनके बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते। तो आरटी एक्ट के तहत जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी 25% सीट रिजर्व की गई हैं गरीब व वंचित वर्गों के बालकों के लिए, जो कि बिना किसी प्रवेश परीक्षा के सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने के बाद एक लॉटरी के माध्यम से उनका चयन किया जाता है। अगला है अध्यापक को इस आरटी एक्ट के माध्यम से अध्यापकों को अनावश्यक जो भी काम है, कारण है, उन सबसे अलग रखने का, मुक्त रखने का प्रयास किया गया है, जिसमें शिक्षकों को शिक्षण के अलावा, यानी कि टीचिंग तो उनका काम है ही, उसके अलावा सिर्फ 3 प्रकार के कार्यों में ही लगाया जा सकता है, जैसे कि जनगणना संबंधी कार्य, जो हमारी जनगणना होती है देश की, उसके संबंधित कार्यों में, जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के चुनाव हैं, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा और हमारे जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं आदि आदि, पंचायत स्तर के जो भी चुनाव हैं, उन सभी चुनाव संबंधी कार्यों में शिक्षकों को प्रबंध किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और तीसरा है कार्य कि इनको आपदा संबंधी कार्यों में भी प्रयोग किया जा सकता है या लगाया जा सकता है। तो आरटी एक्ट 2009 के तहत अब शिक्षकों को क्या किया गया है, सिर्फ शिक्षण कार्यों के अलावा 3 कामों में ही लगाया जा सकता है, जनगणना संबंधी कार्य, चुनाव संबंधी कार्य और आपदा संबंधी कार्य। अब जानेंगे आरटी एक्ट के तहत कुछ चीजों को प्रोहिबिट किया गया है, निषेध किया गया है या मना किया गया है। तो किन किन चीजों के लिए बिल्कुल कतई मना कर दी गई है, बिल्कुल निषेध किया गया है। तो सबसे पहला है आरटी एक्ट के तहत अब बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से या किसी भी प्रकार से सजा नहीं दे सकते हैं। इन वन वर्ड अगर हम कहें तो नो पनिशमेंट। जी हाँ साथियों, तो आरटी एक्ट के तहत अब नो पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, अर्थात बालकों को शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरा है कि कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। जी हाँ साथियों, कि अब कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, और चाहे सत्र को शुरू हुए भी कुछ समय हो गया हो। और उसमें भी एक गाइडलाइन दी गई है कि अगर सत्र को शुरू हुए 6 माह तक हो गए हैं तब तक भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि अब बच्चे सत्र शुरू होने के 6 माह तक भी इसके माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं, या उसको नियम है कि अब उनको मना नहीं किया जा सकता। यानी कि सत्र शुरू होने के 6 महीने तक अब बच्चों को प्रवेश देने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009।
और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि प्रवेश के समय बच्चों से विभिन्न प्रकार के अभिभावकों से उनके कागज मांगे जाते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। इसके कारण या इसके आधार पर किसी भी बच्चे को एडमिशन से दूर नहीं रखा जाएगा। कागजी कार्रवाई जो भी जन्म प्रमाण पत्र आदि है वो सब बाद में आते रहेंगे समय अनुसार जैसे भी है, लेकिन बच्चे को प्रवेश करने से बिल्कुल भी किसी भी कारण से रोका नहीं जाएगा। यानी कि प्रवेश के समय अब किसी भी कागजी कार्रवाई को बहुत ज्यादा आवश्यक रूप से नहीं लिया जाएगा, उसके बिना भी प्रवेश लिया जा सकता है और बाद में वो प्रक्रियाएं अगर आवश्यकता है तो कराई जा सकती हैं। लेकिन इन सब चीजों के किसी भी कारण से उनको प्रवेश देने से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो आरटी एक्ट कहती है कि किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं मना किया जाएगा? अगर सत्र शुरू हुए 6 महीने तक भी हो चुके हैं तो किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। और अगर यदि कागजी कार्रवाई की बात करें तो इस पर भी किसी विशेष प्रकार का कोई बल नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन या कागज जो भी आदि हैं उनको बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में तुरंत उसका प्रवेश कर उसको कक्षा में बैठाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009। इसके तहत बालकों को प्रवेश देने के लिए किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट या प्रतियोगिता प्रतिबंधित है। देयर इज नो टेस्ट, यानी कि प्रवेश देने से मना तो कर ही नहीं सकते, साथ ही साथ उसको टेस्ट आदि लेकर या उसका एंट्रेंस टेस्ट आदि नहीं लिया जाएगा। कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी उसका प्रवेश देने के लिए, अर्थात और उसको मना तो करेंगे नहीं, साथ ही साथ उसका कोई टेस्ट भी नहीं लेंगे। और फिर उसका जो प्रवेश होगा वो भी सीधे सीधे परीक्षा के बजाय उसके आयु के अनुसार सीधा उसका नामांकन किया जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा सीधे स्कूल जाता है, पहुंचता है प्रवेश लेने के लिए और उसकी आयु अगर 10 वर्ष है तो उसको सीधे उसको कक्षा 5 में बैठाया जाएगा। अगर उसकी आयु 8 वर्ष है तो सीधे उसको कक्षा 3 में बैठाया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से समझते हैं इसको कि इसके तहत बालक को प्रवेश देने के लिए किसी भी प्रकार की कोई स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रतियोगिता या प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। साथ ही साथ परीक्षा के बजाय उसको एडमिशन कैसे मिलेगा, यानी कि उसको किस कक्षा में बैठाया जाए। जब टेस्ट ही नहीं लोगे आप तो फिर कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये बच्चा किस क्लास में बैठना चाहिए? तो उसके लिए मानक होगा उसकी आयु, यानी कि उसकी आयु के अनुसार उसको सीधा उस क्लास में बैठाया जाएगा। जैसे कि आपके सामने टेबल है, अगर बच्चा 6 वर्ष का है तो उसको कक्षा 1 में बैठाया जाएगा, 7 वर्ष का है तो कक्षा 2 में, 8 वर्ष कक्षा 3 में, 9 वर्ष का है तो कक्षा 4 में, 10 वर्ष का है तो कक्षा 5, 11 वर्ष का है तो कक्षा 6, 12 वर्ष का है तो कक्षा 7 तथा 13 वर्ष की आयु होने पर उसको कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाएगा, बजाय उसकी कोई भी परीक्षा या उसका कुछ भी जांच करके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि इसमें किसी प्रकार के प्रतियोगिता या एंट्रेंस टेस्ट को प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही साथ उसकी आयु के अनुसार उसको प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है आरटी एक्ट 2009 के तहत। अगला है इसमें प्रवेश के समय या बाद में, यानी कि या ना तो सिर्फ एडमिशन के समय पर ही और ना ही बाद में उसको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस या शुल्क नहीं लिया जाएगा। ना तो कोई भी एडमिशन फी ली जाएगी, ना ही कोई ट्यूशन फीस ली जाएगी। ट्यूशन फीस यानी कि जब कक्षा में बच्चा पढ़ता है तो जो भी मंथली या स्कूलों में छमाही रूप से, त्रिमाही रूप से या वार्षिक रूप से कुछ शुल्क लिया जाता है वो आदि नहीं लिया जाएगा। ना ही कोई प्रवेश परीक्षा जो नो एडमिशन फी यानी कि कोई भी प्रवेश शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। तो आरटी 2009 के तहत यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी शिक्षण शुल्क या जो भी हमारा प्रवेश शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। नो एडमिशन फी एंड नो ट्यूशन फी इसमें प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध होगा, यानी कि जो भी हमारे स्कूलों के शिक्षक गण हैं ये किसी भी प्रकार से प्राइवेट ट्यूशंस आदि बच्चों को नहीं देंगे, सिर्फ विद्यालय में ही शामिल होते हुए उनके साथ विभिन्न प्रकार की चीजों पर काम करेंगे। यानी कि जो ट्यूशंस आदि है उस पर बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। गवर्नमेंट टीचर को इसके लिए किसी प्रकार की कोई ऐसी चीजें नहीं रखी गई हैं कि वो कर सकें, यानी कि उनको बिल्कुल निषेध किया गया है।
साथ ही साथ बिना मान्यता के स्कूल चलाना बिल्कुल सख्त माना किया गया है और अगर कोई स्कूल ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। अगला है बालकों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है, यानी कि अब बच्चों को कक्षा 8 तक किसी भी प्रकार से फेल नहीं किया जा सकता है। तो RT 2009 एक्ट के तहत नो फेल पॉलिसी भी अपनाई गई है या लागू की गई है। तो बालकों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक यानी कि कक्षा 8 तक बच्चे की शिक्षा के संदर्भ में किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। देयर इज नो बोर्ड एग्जामिनेशंस, केवल उसे नियत प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फेल भी नहीं कर सकते, बस उसको प्रमाण पत्र देते चलेंगे और कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशंस आदि ऐसी परीक्षाएं भी नहीं कराई जाएंगी अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 2009। अगला है इस टेबल को थोड़ा सा समझते हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। तो साथ ही साथ कुछ मानक और भी रखे गए हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए, घर से विद्यालय की दूरी क्या होनी चाहिए, शिक्षण घंटे एक सत्र में यानी कि एक शैक्षिक सत्र में एक वर्ष भर में कितने घंटे शिक्षण होना चाहिए और कितने शिक्षण दिन या दिवस होने चाहिए, यानी कि कितने दिन स्कूल या विद्यालय खुलना चाहिए। तो इसके संदर्भ में आपकी टेबल है प्राइमरी लेवल की भी, जूनियर लेवल की भी। प्राइमरी यानी कि कक्षा 1 से 5 तक क्या मानक निर्धारित किए गए हैं और कक्षा 6, 7, 8 यानी कि जूनियर स्तर पर इन सब के संदर्भ में क्या मानक निश्चित किए गए हैं। तो पहला है शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात है अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 1:30 यानी कि 1:30। और दूसरा है शिक्षक छात्र अनुपात जूनियर स्तर पर 1:35। अगर यदि इसी के साथ अगर किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो प्राथमिक स्तर पर इसको थोड़ा सा और जूनियर स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कब, जब स्कूल में या विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो प्राथमिक स्तर का अनुपात होगा 1:35 यानी कि 35 बालकों पर एक शिक्षक और जूनियर स्तर पर 1:40 यानी कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक। लेकिन कब, जब 200 से अधिक है। और साथ ही साथ इस बात में ध्यान रखनी है कि इसमें जो प्रधान अध्यापक या हेड मास्टर है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो शिक्षक छात्र अनुपात सामान्यतः प्राथमिक स्तर पर होता है 1:30 यानी कि 30 बालकों पर एक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर और 35 बालकों पर एक शिक्षक जूनियर स्तर पर। सामान्यतः ये नियम है शिक्षक छात्र अनुपात का। वहीं दूसरा है घर से विद्यालय की दूरी, यानी कि हर बच्चे के घर से, इसको नेबरहुड की भी संज्ञा दी गई है कि प्रत्येक बालक के घर से प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर होना चाहिए, मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, वो भी प्रत्येक बच्चे के घर से। और वहीं जूनियर विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसे आप कहते हैं वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए, वो भी क्या, अधिकतम, यानी कि 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कोई भी किसी भी बच्चे के घर से जूनियर विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय ना हो। और जो हमारा निम्न प्राथमिक है वो 1 किलोमीटर दूर नहीं होना चाहिए। तो इसी को घर से विद्यालय की दूरी के संदर्भ में रेफरेंस किया गया है नेबरहुड के नाम से। अधिकतम दूरी यानी कि 1 किलोमीटर प्राइमरी के लिए और 3 किलोमीटर जूनियर के लिए। शिक्षण घंटे यानी कि जो टीचिंग आवर्स हैं हमारे एक पूरे सत्र में कितने घंटे होने चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर एक शैक्षिक सत्र में 800 घंटे शिक्षण होना चाहिए और वहीं हमारा जूनियर या उच्च प्राथमिक पर 1000 घंटे शिक्षण होना चाहिए एक शैक्षिक सत्र में। और कितने दिन, प्राथमिक स्तर पर 200 दिन विद्यालय खुलना चाहिए और जूनियर स्तर पर 220 दिन, कम से कम की बात की गई है ये। तो शिक्षण घंटे हमारे 800, प्राइमरी, जूनियर 1000, शिक्षण दिवस प्राइमरी 200 और जूनियर 220। उम्मीद है कि अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला है एक सप्ताह में शिक्षण घंटे कितने होंगे। तो एक सप्ताह में शिक्षण घंटे बराबर 45 होंगे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल किए गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा आपको 45 घंटे कैसे हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें शिक्षक को शिक्षण के अलावा स्कूल खुलने से या पहले जो हमारा पीरियड या लेक्चर शुरू होता है उससे 1 घंटे पहले शिक्षक को विद्यालय पहुंचना होगा तथा छुट्टी होने के 1 घंटे बाद विद्यालय छोड़ने का प्रावधान किया गया है। तो अर्थात RT एक्ट के तहत एक सप्ताह में शिक्षण घंटे बराबर 45
घंटे निश्चित किया गया है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल किए गए हैं। शिक्षक को शिक्षण घंटों से 1 घंटे पूर्व विद्यालय में पहुंचना तथा छुट्टी के 1 घंटे बाद विद्यालय छोड़ने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। तो साथियों, इसी के साथ हमारे इस आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर साथियों आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों इसी के साथ आपसे अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।